नमस्कार। सोचिए, क्या किसी परिवार को ये तय करने का हक होना चाहिए कि उनकी किसी अपने की जिंदगी कब और कैसे खत्म हो? आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे ही ऐतिहासिक कानूनी मामले की, हरीश राणा की कहानी। ये कहानी जीवन, मृत्यु और एक परिवार के सबसे मुश्किल फैसले के इर्द गिर्द घूमती है। ये हमारे परिवार के लिए एक मुश्किल फैसला है, लेकिन हम वही कर रहे हैं जो हरीश के लिए सबसे अच्छा है। ये शब्द हैं हरीश के पिता अशोक राणा के। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये इस पूरी कहानी का दिल है। ये हमें बताता है कि कानूनी बहसों के पीछे एक परिवार का कितना गहरा दर्द और एक कितना भारी फैसला छिपा होता है। 10 साल, एक दशक से भी ज्यादा का वक्त। इतने लंबे समय से हरीश राणा एक वेजिटेटिव स्टेट में हैं। मतलब उनकी आंखें तो खुलती हैं, वो सांस भी लेते हैं, पर अपने आसपास की दुनिया से उनका कोई राबता नहीं है। वो एक तरह से अचेत अवस्था में हैं। तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? चलिए पहले हरीश राणा की कहानी को समझते हैं। एक होनहार इंजीनियरिंग का छात्र, जिसकी पूरी जिंदगी बस एक पल में हमेशा के लिए बदल गई। ये बात है साल 2013 की। एक हादसा हुआ और तब से हरीश बिस्तर पर हैं। उनकी हालत में इतने सालों में कोई भी सुधार नहीं हुआ। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि एक परिवार का ये निजी दुख पूरे देश में एक बड़ी बहस का मुद्दा बन गया? वो क्या फैसला था जिसने सब कुछ बदल दिया? ये फैसला वाकई में ऐतिहासिक है। ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोर्ट ने किसी ऐसे इंसान के लिए पैसिव यूथनेशिया यानी कि लाइफ सपोर्ट हटाने की इजाजत दी हो जिसने पहले से कोई लिविंग विल या वसीयत नहीं बनाई थी। इसने आने वाले वक्त के लिए एक नई मिसाल कायम कर दी है। चलिए अब इस कहानी के मानवीय पहलू से थोड़ा हटकर उस कानूनी ढांचे को समझते हैं जिस पर यह पूरा जटिल मुद्दा टिका हुआ है। देखिए, भारत का कानून इच्छा मृत्यु को लेकर बहुत साफ है। यहाँ दो चीज़ों में फ़र्क समझना ज़रूरी है। पहला है पैसिव यूथनेशिया, मतलब जीवन बचाने वाले इलाज या मशीनों को हटा लेना। ये 2018 से कानूनी है। पर दूसरा है एक्टिव यूथनेशिया, जिसमें जान लेने के लिए सीधे सीधे कुछ किया जाता है, जैसे कि कोई जानलेवा इंजेक्शन देना। ये भारत में पूरी तरह से गैर कानूनी है। तो सवाल उठता है कि कोर्ट को इसमें दखल देने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? जवाब है लिविंग विल का न होना। ये एक कानूनी कागज होता है जिसमें कोई भी पहले से लिख सकता है कि अगर वो कभी ऐसी हालत में पहुंच जाए जहां बचने की कोई उम्मीद न हो तो उसका इलाज कैसे किया जाए। हरीश के मामले में ऐसा कोई डॉक्यूमेंट था ही नहीं और यहीं से ये केस पेचीदा हो गया। ये फैसला रातों रात नहीं आया। इसके पीछे राणा परिवार का एक दशक लंबा, थका देने वाला संघर्ष है। भारतीय कानूनी व्यवस्था में ये एक बहुत कठिन लड़ाई थी। उनका सफर बहुत लंबा और मुश्किलों भरा था। 2013 में हादसे के बाद परिवार ने करीब एक दशक तक उम्मीद रखी। 2024 में हाई कोर्ट ने उनकी अर्जी ये कहकर खारिज कर दी कि हरीश टेक्निकली लाइफ सपोर्ट मशीनों पर नहीं हैं, क्योंकि वो खुद सांस ले रहे थे। लेकिन 2025 में जब उनकी हालत और बिगड़ी तो परिवार ने हिम्मत नहीं हारी और सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। और आखिरकार 2026 में नए मेडिकल सबूत देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर विचार करने के लिए राजी हो गया। इस केस में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब दो अलग-अलग मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट सामने आई। इन रिपोर्ट्स ने सब कुछ साफ कर दिया। हरीश के दिमाग को इतना नुकसान पहुंचा है जो कभी ठीक नहीं हो सकता। उनकी ठीक होने की उम्मीद न के बराबर है और वो खाने पीने जैसी बुनियादी ज़रूरतों के लिए भी पूरी तरह दूसरों पर निर्भर हैं। अब ये मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं रहा। इसने पूरे भारत में नैतिकता, कानून और इंसानियत से जुड़े कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बहस का सबसे बड़ा सवाल यही है, जब कोई इंसान खुद अपनी मर्जी नहीं बता सकता तो उसकी जिंदगी के बारे में फैसला लेने का हक किसे है और कैसे लिया जाए? ये मामला आत्मनिर्णय यानी अपने बारे में खुद फैसला करने के अधिकार पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। अंत में ये मामला हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां परिवार का प्यार, कानून की सीमाएं और नैतिकता के गहरे सवाल आपस में टकराते हैं। और यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो ये केस हमारे सामने छोड़ जाता है। जब कोई इंसान अपने लिए फैसला नहीं ले सकता तो हम उसके सम्मान की रक्षा कैसे करें? इस ऐतिहासिक मामले ने एक रास्ता तो दिखाया है, पर यह बहस अभी खत्म नहीं हुई है।